में बड़ी कशिश होती है। ये इंसान को यकीन दिलाती है कि वो सब कुछ कर सकता है। हर सल्तनत बल्कि जबर का हर निजाम इसी ताकत के उसूल पर बना है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां इन जाबिर सुल्तानों ने भी सर झुकाया। ताल पर थिरकते कदमों ने उनके सरकश दिमागों को झुकाया। जहां काजल से तराशीदा निगाहों ने तलवारें मयानों में वापस धकेल दी। सिर्फ तवाइफ के लिए महाराजाओं ने कोड़े खाए, जंगों का मुंह देखा, जोगी सूफी भी बन गए और कुछ ऐसे थे जो जान ही दे गए। वो ताकत जो इंसानों को गुलाम बनाती, नाज़नीनों की दहलीज पर दिल हार जाती। ये वो बाजार है जहां शाहों की सौदागरी होती है। ये जगह तवाइफ का कोठा कहलाती है। ज्यादा दिन नहीं गुजरे, एक इंडियन वेब सीरीज आई है हीरा मंडी। ये कहानी है उस जमाने की जिसमें कुछ तवाइफें वजीरों मुशीरों से ज्यादा ऐशो इशरत और प्रोटोकॉल वाली जिंदगी गुजारती हैं। उनसे वाबस्ता होना दौलत, हैसियत और तहजीब और सकाफत की अलामत समझा जाता था। मर्दों के माशरे में ये खवातीन असर भी रखती थीं और पहुंच भी। उनके पास दौलत भी थी, ताकत भी और इन्फ्लुएंस भी, यहां तक कि अक्सर सियासी मामलात में भी मुदाखलत किया करती। इस सीरीज ने हीरा मंडी और तवाइफ को एक मरतबा फिर मौजू बना दिया है। लेकिन सवाल वही है कि इस सीरीज में हकीकत कितनी है और फिक्शन कितना। ये कहानी कोई और नहीं, हम सुनाएंगे रफ्तार पर। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम तारीख के एक ऐसे चैप्टर में दाखिल हो रहे हैं जिसका जिक्र तो बहुत हुआ। शायरों ने दीवान के दीवान लिख डाले, अदीबों ने नावल और अफसानों से सफ़ात के सफ़ात काले कर दिए, फिल्म साजों ने महंगी से महंगी फिल्म बना दी। लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि इस मौजू पर कुछ मौजूद नहीं। आज भी तवाइफ के कोठे पर पुरस्कार पर्दे पड़े हुए हैं। तो आइए ये पर्दे उठाते हैं और जानते हैं हीरा मंडी की असल तारीख क्या है। ये जिस्म फरोशी के अड्डे थे या कल्चर के मराकज़, और नए जमाने ने क्या कुछ बदल डाला। सलाम सलाम। ये पुराने लाहौर का शिमाली हिस्सा है। तंगोतारी गलियां, वीरान चौबारे, लेकिन एक जमाना था कि यहाँ की रौनकें बादशाहों की आंखें खेरा कर देती थीं, और उन रौनकों की बुनियाद पड़ी रंजीत सिंह के दौर में। ये 1792 है। अभी लाहौर पर सिख राज कायम नहीं हुआ। रंजीत सिंह 12 साल का है, उसके बाप का इंतकाल हो चुका है और ज्यादा अरसा नहीं गुजरा उसकी शादी कर दी गई। शादी तो ना चल सकी, लेकिन रंजीत सिंह जरूर चल पड़ा। 1799 में उसने अपनी पहली बड़ी कामयाबी हासिल की, लाहौर फतह कर लिया और बुनियाद डाल दी सिख राज की। वो हुकूमत जिसकी सरहदें बाद में पेशावर से दिल्ली और कश्मीर से मुल्तान तक फैल गईं। नौजवान रंजीत सिंह के दो ही शौक थे, आला नस्ल के घोड़े और खूबसूरत औरतें। तो सिख राज में बादशाही मस्जिद घोड़ों का अस्तबल बन गई और शाही कला औरतों का मस्कन। उस जमाने में रंजीत सिंह के एक वजीर थे ध्यान सिंह। उनके बेटे हीरा सिंह ने किले के करीब ही एक गल्ला मंडी बनवाई जो उसके नाम पर हीरा मंडी कहलाई। गल्ला मंडी हीरा सिंह के साथ है गल्ला मंडी लंगा सिंह। तो लंगा सिंह की मंडी या नागा मंडी उसको कहते हैं। फिर दूसरी हीरा मंडी। ये यहाँ पे माल गोदाम थे और अजनास बिकते थे, और ये सिखों ने यहाँ पे मतलब इस इलाके को आबाद किया। चूँकि एक कारोबारी घर था, तो उस दौर में ये मशहूर हुआ कि हीरे दी मंडी। जैसे आज आप लाहौर में किसी अंदरून शहर से बाहर खड़े हैं और आपने किसी को कहना हो यार मैनू अनारकली ला दे या मैनू पार्टी ला दे, तो वो एक्चुअली उन मेन इलाकों का नाम मशहूर हुआ। इसी तरह हीरे दी मंडी मशहूर हुआ। ये वो जमाना था जब पंजाब में एक खूबसूरत तवाइफ के बड़े चर्चे थे। बला की शहसवार, हुस्न में यकता और ज़हानत में बेमिसाल। नाम था मोरा बाई। रंजीत सिंह ने एक शाही तकरीब में रक्स करते हुए देख लिया और पहली ही नजर में इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। फिर मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। एक बार मोरा हंसाली नहर से आ रही थी। नहर पार करते हुए उसके चांदी के जूते पानी में बह गए। वो नंगे पांव दरबार पहुंची और रास्ते में मुश्किलात का बताया। तब रंजीत सिंह ने उस नहर पर पुल तामीर करवा दिया, जिसका नाम पड़ गया पुल कंजरी। ये पुल मोहब्बत की निशानी के तौर पर आज भी मौजूद है। खैर, सिलसिला बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि सिख राजा मुसलमान तवाइफ से शादी करने को तैयार हो गया। बहुत बड़ी बड़ी शर्तें रखी गईं और रंजीत सिंह हर शर्त मानता गया। वो मोरा को हारना नहीं चाहता था। ये बाकायदा निकाह जब इसके साथ हुआ और ये बारात लेके गया, सबसे पहले श्याम सिंह अटारी वाले की हवेली पहुंचे, वहाँ पे इनका तवाम हुआ, खाना हुआ। फिर मियाँ समदुक की हवेली से इसको उठा के ले आए, इससे निकाह करके ले आए। महाराजा कन्वर्टेड मुस्लिम, सिक्खी छोड़ के मुसलमान। फिर इसके खिलाफ
अकाल तख्त में एक मुकदमा चला जिसपे इसको 5 करोड़ की सजा हुई, और जब 5 करोड़ की सजा हुई तो फिर जो फूला सिंह अकाली था अकाल तख्त के लिए, हमारा बादशाह हम इसको कोड़े मारते अच्छा नहीं लगते, तो फी कोड़ा 5000 का जुर्माना किया गया। सरदार वॉज कन्वर्टेड इनटू जुर्माना, तो महाराजा ने पे किया मगर मोरा को कन्वर्ट नहीं किया। शादी के बाद रंजीत ने मोरा को महल में रहने को कहा मगर उसने इनकार कर दिया, तो मोरा रंजीत के पास नहीं जाती थी बल्कि वो खुद चलकर मोरा की हवेली पर आता। इस हवेली से रंजीत ने कई सरकारी अहकामात भी जारी किए जिनके नीचे लिखा होता जारी करदा कोठा माई मोरा। महाराजा ने उसको बहुत पैसा दौलत और उसकी हरदिल अजीज रानी थी वो, तो मोरा का जो घर था आप समझे गरीबों का हाजत रवा बन गया। तो जितने भी गुरबा थे अमीरों के दरवाजों पे नहीं जाते थे, वो मोरा के दरवाजे पे बाहर लाइनें लगी होती तो मोरा उनकी हाजत रवाई करती। टकसाल में उसके नाम का सिक्का भी बना और मोरा शाही सिक्के के नाम से मशहूर हुआ। उस जमाने में मोरा के कहने पर एक मस्जिद भी बनवाई गई। कहा जाता है कि उस मस्जिद का असल नाम मस्जिद तवाइफा था, जो 1998 में बदलकर मोरा मस्जिद रख दिया गया। उधर इंडिया में भी पुल कंजरी का नाम बदलकर पुल मोरा कर दिया गया है। यूं मोरा आज भी जिंदा है। हम कह सकते हैं कि मोरा बाई लाहौर के बाजार हुस्न का पहला बड़ा कैरेक्टर थी, वो पहला किरदार जिसके सामने किसी राजा ने सर झुकाया। लेकिन ये आखिरी किरदार हरगिज नहीं थी। ऐसी और कई तवाइफें आईं, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि हीरा मंडी आखिर थी क्या, सिर्फ जिस्म फरोशी का अड्डा या कुछ और। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन तवाइफों का बुनियादी काम जिस्म फरोशी नहीं था। जी हाँ, ये काम भी होता था, लेकिन इनकी असल अहमियत महज इसलिए नहीं थी। असल वजह थी उनका गाना और रक्स करना। लेकिन ऐसा क्यों? असल में शायरी को हमारे यहाँ हमेशा बहुत अहमियत मिली है। शायरों को दरबारों में बड़े बड़े ओहदे मिलते और उनकी बहुत आवभगत की जाती। वो बादशाहों और दरबारियों की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट थे। तो जो उनकी शायरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए, उसे मजीद बेहतर अंदाज में पेश करे, तो उसकी अहमियत तो होगी ही। ये हुनर तवाइफों से बढ़कर किसी को नहीं आता था। तो बादशाह और नवाब शायरों के भी सरपरस्त बने और तवाइफों के भी। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये हाई क्लास की प्रोस्टिट्यूट्स थी। राजाओं को अच्छा शेर सुनने के साथ साथ अच्छी सूरत भी देखने को मिल जाती, कुछ बहक जाते, अपना धन दौलत और दिल भी लुटा बैठते और कभी कभी तो रियासत भी गंवा देते। बहरहाल जहां अपने जमाने के राजा, महाराजा, नवाब और रईस जाते हों, कैसे मुमकिन था कि वो कोठे तहजीब और सकाफत से खाली हों? लाहौर, लखनऊ और दिल्ली की तवाइफों में रखरखाव और तहजीब की अहमियत बहुत ज्यादा थी और यहाँ इसका इतना ख्याल रखा जाता था कि नवाबों ने अपने बच्चों को आदाब और रखरखाव सिखाने के लिए यहाँ भेजना शुरू कर दिया। इनके जो उस्ताद थे, इनके जो अतालीक थे, जो जिनसे ये जबान सीखती थी, जिनसे ये आदाब सीखती थी, ये उनके उस्ताद, उनके वो घराने, वो सिलसिले थे कि आपने पान किस तरह पेश करना है, आपने खाना किस तरह पेश करना है, आपने गुफ्तगू किस तरह करनी है, आपने बैठने का क्या अंदाज है, आपका अंदाज तकल्लुम क्या है। तो ये चीज़ें इन बाकायदा इनकी तालीम होती थी और इनके उस्ताद इनको सिखाते थे। घरों में जाके अच्छा नाचने और गाने की तालीम थी बाकायदा। गाने, दे प्रैक्टिस सिंगिंग, आवाज, गला कैसे खोलना है, सुर में कैसे रहना है, ऊंचा सुर कैसे लगाना है, मधुर सुर कैसे, इनकी बाकायदा ये तालीम हासिल करते थे। हिंदुस्तान में तकसीम से पहले 562 रियासतें थीं और तकरीबन सभी रियासतों में तवाइफों को एक खास मकाम हासिल था, या यूं कह लीजिए कि तवाइफ उनके कल्चर का अहम हिस्सा थी। वैसे मुगल भी इस मामले में कम नहीं थे और बहुत पहले से ऐसे थे। मुगल सल्तनत के बानी थे ज़हीरुद्दीन बाबर। कहते थे, बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नीस्त, यानी बाबर ऐश कर लो कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। इसी उसूल को तकरीबन हर मुगल बादशाह ने, उसके वजीर और अमीर ने अपने सीने से लगाया। ऐशो इशरत में उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। मुगलों में एक बादशाह तो ऐसा गुजरा कि आज तक दुनिया उसे रंगीला कहती है। तभी तो जवाल के जमाने में मुगल ना नादिर शाह का मुकाबला कर पाए, ना मराठों का और ना ही अंग्रेजों का। जी हाँ, अंग्रेज जो आए और आते ही छा गए और हिंदुस्तान में सब कुछ बदल गया, तवाइफ का कोठा भी। सत्तावन में दिल्ली पर कयामत टूट पड़ी। जंग आजादी नाकाम हुई और मुगल दौर खत्म हो गया। ज्यादा वक्त नहीं लगा, लाहौर पर भी गोरों का कब्जा हो गया, सिख राज का खात्मा हो गया। बादशाहों, महाराजों और शहजादों पर तो बुरा वक्त आया ही, उनकी दौलत पर पलने वाले तवाइफों के कोठे भी वीरान हो गए। हीरा मंडी की सरकारी सरपरस्ती खत्म हो गई और आखिर ऐसा क्यों ना होता? अंग्रेजों को रक्स सुरूर से क्या लेना देना, वो तो सबसे अलग थे। मुगलों, मराठों, सिखों और हिंदुस्तान के हर छोटे मोटे नवाब से बिल्कुल मुख्तलिफ।
इसीलिए तो उन्होंने दुनिया पर राज किया, ऐश की, लेकिन इसे सर पर सवार नहीं किया। वो कहते हैं ना कि जब कोई शहर दुश्मन के हाथ लग जाए तो उसकी दौलत ही नहीं, इज्जत भी लुटती है। फातहीन चकले बनाते हैं और मफतूहीन कस्बियां जनते हैं। तो अंग्रेज फौजियों के लिए मियां मीर के इलाके में एक छावनी बनाई गई, जहां फौजियों के लिए करीब ही मखसूस कॉलोनियां भी बनी, जिनका नाम रखा गया लाल कुर्ती। समझे, ये गोरों की हीरा मंडी थी, मगर ये जिस्म फरोशी का अड्डा ही था और बस। न शायरी की लिपापोती, न रक्स का बहाना, न अदब आदाब के चर्चे और ना ही तहजीब की बातें। जो है खुलेआम है और डंके की चोट पर है। लाल कुर्ती में लड़कियां हॉस्टल तर्ज पर रहती थी। इसमें मुख्तलिफ इलाके की जो खवातीन थी उनको भर्ती किया जाता था। ये ज़्यादातर तो अपनी मर्जी से ही खवातीन जो है वो यहाँ आती थी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो पुराने शहर के ख़ानदान के साथ मुत्तसिल थी, क्योंकि हर दौर में इंसान की एक तलब और तमन्ना अपने से अच्छा कमाना और अच्छा रहना और अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही रहा है। तो इसी तरह जो अंदरून शहर में पहले से लोग रह रहे थे और इसी कारोबार में मुलविस थे, उन्होंने अपने आप को डेवलप करने के लिए जो है वो इस सिलसिले के साथ जो है लाल कुर्ती में शमूलियत अख्तियार की और यहाँ का हिस्सा बने। यूं अंग्रेजों के आने के बाद नवाबों को नखरे दिखाने वालियां यतीम हो गईं और बात आम लोगों को जिस्म बेचने तक आ गई। उनका इलाका कभी शाही मोहल्ला कहलाता था। मिजाज जरूर शाहाना था, लेकिन अब 2 पैसे कमाने के लिए एक ही रास्ता बचा था, जिस्म फरोश। यूं अंग्रेज के दौर में तवाइफ और जिस्म फरोश का फर्क खत्म हो गया। गाने वालियां कम होती गईं और हीरा मंडी जिस्म फरोशी का अड्डा बन गई। ये उस वक्त वीरान सा इलाका था, तो इनके जो माल गोदाम थे, तो इन तवाइफों को चौक बत्ती से या पापड़ मंडी से, लोहारी दरवाजे से निकाल के इन तवाइफों को यहाँ पे मकानात और अलॉट किए गए। किसी को छोटा मिला, किसी को बड़ा मिला, तो फिर यहाँ पे बाकायदा अंग्रेज दौर में इनकी आबादी हुई। यूं मौजूदा टकसाली गेट में बाकायदा इस बाजार हुस्न की बुनियाद पड़ी, जिसे आज हीरा मंडी कहा जाता है। यहाँ मुख्तलिफ खानदान आबाद हुए। पहले वो थे जो फख्र के साथ ये पेशा करते थे। उस जमाने में दर्जा अव्वल की ये खसूसियत होती थी कि कहीं पर प्रेजेंट करना होता था अपने 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 बिजनेस को, या अपने खानदान को नहीं, अपने बिजनेस को या अपने बिहेवियर को, तो आप दर्जा अव्वल के लोगों को साथ लेके चलते थे। और ये हर खानदान में मौजूद था। दर्जा अव्वल के जो लोग थे, देवर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। आप हमारे सब कॉन्टिनेंट का जो एरिया है उसमें दर्जा अव्वल के लोग आपको बहुत मिलेंगे। दर्जा दोयम वो होते थे जो बेसिकली वो होते थे जो इस चीज़ को समझते नहीं थे और इनसे रेबल बागी हो जाते थे। वो कहते थे ये क्या मामला है, वो समझ नहीं सकते इन चीज़ों को। दे कन्वर्ट देयर सेल्फ टू द प्रोस्टिट्यूशन, और उनके बाकायदा तौर पर ऊपर अड्डे होते थे। अगर मैं टिपिकल वर्ड यूज़ करूँ तो कंजरों के बाद जो दूसरा वर्ड यूज़ होता है वो होता है यहाँ पे रंडियों का। और नंबर 3 जो वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड द गश्तीज। एंड गश्तीज आर वन ऑफ देम जिनका कोई स्पॉटिंग पॉइंट नहीं होता। दे मूव अराउंड, दे फाइंड आउट, दे आप अपना तलाश करके देन दे गो टू द रूम और वहाँ पे विद इन फ्यू मिनट्स दे कम बैक हियर। ये सब कुछ कैसे बदला, इससे पहले चंद मशहूर तवाइफों का जिक्र करते हैं। तारीख में दरबार से जुड़ी कुछ खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने बड़ा नाम कमाया। अनारकली भी ऐसा ही एक नाम है जो आपको चप्पे चप्पे पर मिलेगा। सड़कें, बाजार, मोहल्ले, दुकानें और बहुत कुछ उसके नाम पर हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज तक ये पता नहीं चल सका कि अनारकली हकीकत में थी भी या नहीं। कहानियों के मुताबिक वो मुगल बादशाह अकबर की कनीज थी और शहजादा सलीम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। जी हाँ, वही शहजादा जो बाद में शहनशाह जहांगीर के नाम से जाना गया। इस कहानी के मुताबिक शहजादा सलीम अनारकली की खातिर बाप से लड़ा, सल्तनत से टक्कर ले ली, सब कुछ किया, लेकिन अपनी मोहब्बत को बचा नहीं पाया और आखिर में अकबर बादशाह ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आए। ये कहानी किताबों से निकली, फिर ड्रामों और फिल्मों तक पहुंच गई। अनारकली लाजवाल हो गई। 20वीं सदी में कई मशहूर तवाइफें आईं और तारीख में महफूज हो गईं। दिल्ली की मोती बाई, रहमान बाई, गुलाब बाई, चमनी, कमाल बाई और नूर हदीका उर्फ नूर बाई। लाहौर की हीरा मंडी की चंद रक्कासाओं ने भी बड़ा नाम कमाया। नथी बाई, दौलत बाई, रेशमा बाई और बाली बेगम। एक मुरक्का दिल्ली किताब है जो नवाब तलब अली खान ने लिखी। उन्होंने दिल्ली के हालात और दिल्ली की इन खवातीन का भी उसमें जिक्र, चैप्टर्स हैं कुछ, तो उसमें इसका जिक्र आता है। तो उसमें ये बताते हैं कि एक तवाइफ थी जिनका नाम था नूर हदीका। वो हाथी पे सवारी करती थी, उनकी अपनी फौज थी और बड़े बड़े नवाब अर्जी लिखते थे कि हमने आपके दरबार में आना है या आपके कोठे पे आना है या आपके घर तशरीफ लाना है। तो वो बाकायदा स्क्रूटनी करती थी, ये नवाब साहब की हैसियत क्या है, ये डाइंग नवाब है या ये अच्छे खाते भी। तो फिर उनको इन्वाइट किया जाती
और कई दरखास्तों को रिजेक्ट किया जाता था। ज्यादातर रईस, जागीरदार और वडेरे तवाइफों के कोठों के असीर होते थे। रियाया पर सख्त होते मगर तवाइफों की अदाओं के सामने ढेर। एक वाकया खैरपुर के वाली मीर अली नवाज नास का है, जो हीरा मंडी की मशहूर तवाइफ इकबाल उर्फ बाली बेगम के इश्क में मुब्तला हो गए थे। उन्होंने तो इस तवाइफ के लिए अपनी वली अहदी को भी दांव पर लगा दिया। पूरी रियासत से लड़ पड़े लेकिन बाली बेगम को नहीं छोड़ा, यहां तक कि उनसे शादी कर ली। अपनी चहीती बेगम के लिए उन्होंने खजाने के मुंह खोल दिए, उसके नाज नखरे उठाते चले गए, किसी की कोई परवाह नहीं की। लेकिन ये सब आखिर कब तक चलता? बार बार रूठने वाली बेगम को मनाते मनाते मीर अली नवाज बिलाखिर खुद हार गए। शहर से दूर सहराओं का रुख कर लिया, सूफी बन गए और बिलाखिर इंतकाल कर गए। बाली बेगम से शादी के सिर्फ 10 साल बाद मरने से पहले कह गए कि बाली मेरा मरा हुआ मुंह ना देखे। एक ट्रैजिक कहानी नवाब मोहम्मद नवाज खान की भी है। वो पंजाब के एक अमीर जागीरदार थे। किसी रोज हीरा मंडी में शमशाद बाई को देख लिया और उनके इश्क में ऐसे मुब्तला हुए कि उसे किसी न किसी तरह अपने साथ झंग ला कर दम लिया। मगर एक रोज नशे की हालत में इश्क का भूत यूं उतरा कि खुद ही शमशाद बाई को गोली मारकर कत्ल कर दिया और कुछ ही अरसे बाद पेशियां भुगतते हुए 31 साल की उम्र में खुद भी इंतकाल कर गए। ये वो जमाना था जब हिंदुस्तान बदल रहा था और दुनिया भी एक नई करवट ले रही थी। जहां आजादी की तहरीक जोर पकड़ रही थी तो वहीं एक इनकलाब भी बर्पा हो रहा था। वो था मीडिया का इनकलाब। रेडियो और सिनेमा मकबूल हो रहे थे और जिस तबके ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया वो तवाइफों का तबका था। अगस्त 1947 आ गया, हिंदुस्तान बढ़ गया, पाकिस्तान बन गया। वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, उसमें तवाइफें कैसे चल सकती थी? लेकिन रंजीत सिंह के बोए बीज से जो तनावर दरख्त निकला था उसे काटना मुमकिन न था, बल्कि ये तो बहुत फला फूला। क्यों? वजह थी सिनेमा और रेडियो। इन दिनों उभरते हुए मीडियम्स पर जो कुछ आ रहा था उसके लिए खाम माल बाजार हुस्न ही बना। जिनकी आवाज अच्छी थी उन्होंने रेडियो का रुख कर लिया और जिनकी शक्ल अच्छी थी उन्होंने फिल्मों का। एक तरफ रेडियो पर उनके गाने चलते तो दूसरी तरफ फिल्मों ने उन्हें नए जमाने में नई जिंदगी दी। तवाइफें घर घर पहुंच गई। पहले जो दीवारों के पीछे होता था अब खुलेआम होने लगा। जो पहले कभी अय्याश नवाबजादों को मयसर थीं, अब चंद रुपए के सिनेमा टिकट पर शरीफजादे भी उनसे फैजियाब होने लगे। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कुछ ही अरसे में तवाइफों से भर गई और उसकी पहली एकेडमी यही थी, लाहौर की हीरा मंडी। बल्कि यहां से तो पूरी मीडिया इंडस्ट्री को खाम माल मिलने लगा, क्योंकि अभी वो जमाना नहीं आया था कि शुरफा की बेटियां सिनेमा में काम करती। यही वजह है कि जो ट्रेंड उस जमाने में सेट हो गए वो आज तक चल रहे हैं। मसलन आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्मों में डांस को बड़ी अहमियत हासिल है, चाहे उसका ताल्लुक कहानी से हो या ना हो, लेकिन फिल्म में गाना और रक्स जरूर होगा। आप दुनिया की कोई भी फिल्म इंडस्ट्री उठाकर देख लें, शायद ही कहीं डांस को फिल्म का हिस्सा बनाया जाता हो, लेकिन यहां शुरू से यही हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह है सिनेमा पर हीरा मंडी जैसे बाजारों का इन्फ्लुएंस, और ये असर हमें लिटरेचर पर भी बहुत ज्यादा नजर आया। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। मीर से लेकर गालिब तक शायरी का मौजू तवाइफ ही है। नसर देखें तो शायद ही उर्दू का कोई बड़ा लिखारी हो जिसने तवाइफ पर कलम ना उठाया हो। 1899 में मिर्जा हादी रुस्वा की उमराव जान अदा से लेकर 1916 में मुंशी प्रेमचंद के बाजार हुस्न तक, गुलाम अब्बास की आनंदी हो या मंटो के भड़कते हुए अफसाने, कृष्ण चंद्र, अहमद नदीम कासमी, शौकत सिद्दीकी, असमत चुगताई, हाजरा मसरूर, कुर्रतुलैन हैदर, खदीजा मस्तूर, यहाँ तक कि मुमताज मुफ्ती और बानो कुद्सिया जैसे लिखारियों ने भी तवाइफ को अपना मौजू बनाया। तवाइफ फिल्मों और ड्रामों का भी टॉपिक बनी, पाकीज़ा से देवदास तक, उमराव जान अदा से मुगल आजम तक, और हाँ, आज की हीरा मंडी तक। सबसे पहले ये जान लें कि संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज का लाहौर की असल हीरा मंडी से दूर दूर तक कभी कोई ताल्लुक नहीं। इसमें तो बड़ी बड़ी आलिशान हवेलियां दिखाई गई हैं जो असल हीरा मंडी में कहीं हैं ही नहीं। जो नवाब दिखाए गए हैं वो अंग्रेजों के जमाने में लखनऊ में तो होंगे, लाहौर में बिल्कुल नहीं थे। जब ये हीरा मंडी बन रही फिल्म बनाने के लिए मोइन बेग साहब तशरीफ लाए थे, और जब मोइन बेग साहब आए, क्योंकि जब मैंने उनसे इस हीरा मंडी की कहानी सुनी, ये 2 साल 2.5 साल पहले का वाकया, कहानी सुनी तो मैंने कहा भाई बात बड़ी सीधी सी है, आपकी हीरा मंडी जो आप फरमा रहे हैं ये लाहौर की हीरा मंडी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। हमारा मामला टोटल डिफरेंट है और आपकी कहानी टोटल डिफरेंट है। आपकी कहानी में कभी पाकीज़ा नज़र आती है, कभी उमराव जान अदा नज़र आती है, कभी कोई और फिल्म नज़र आती है। ये तो आपने सब कुछ जंबल कर दिया, और हमारे यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है। ना लिबास, ना जबान और ना ही मलबूसात,
नेटफ्लिक्स की हीरा मंडी तो कुछ और ही है। लाहौर की तवाइफें ना तो इतने जर्क बर्क कपड़े पहनती थी और ना ही ऐसी उर्दू में बात करती थी। जो मूवी के अंदर जो उन्होंने प्रॉपर्ली डिस्क्राइब लाहौर को किया, लाहौर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर 2 कदम और आगे बढ़ते हैं। सीरीज में तवाइफों को इनकलाबी दिखाया गया है। ये बताने की कोशिश की गई है कि तवाइफें फरंगियों से मालूमात बटोरकर बागियों को फराहम करती थी। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। अंग्रेजों के साथ ये वफादार रही है, हाँ ये भी आपको बता दूं, क्योंकि वो सिस्टम को ये चेंज नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको सहूलियात उन्होंने दी। ये बात आपको हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। हीरा मंडी की ये कहानी तो असल नहीं, लेकिन असली हीरा मंडी की कहानियां बहुत तल्ख हैं। वक्त बदल चुका है। अब तो मीडिया पर भी शुरफा की नस्लों का कब्जा हो चुका है। नए जमाने ने सब कुछ बदल दिया है और हीरा मंडी के नसीब में सिर्फ वीरानियां रह गई हैं। जवाल, जिंदगी का जवाल, अब एक दौर का जवाल भी बड़ा पेनफुल है। और हमने देखा यहाँ पे, हमने उन खवातीन को देखा है जो कि उम्र ढलने के बाद जो बुजुर्ग हो गई, जो किसी काबिल ना रहे, वो फिर बड़ी मुश्किल उनकी जिंदगी होती। सहारे कुछ होते नहीं, इनको जिंदगी में कभी वफा मिली नहीं होती। एंटरटेनमेंट करते हुए इनकी सारी जिंदगी गुजर जाती है, करवाते हुए गुजर जाती है, मगर हकीकी प्यार और जिससे भी वो आता है वो कोई मजबूर हो जाता है। आप समझ लीजिए ऐसे। तवाइफ उम्र भर नाम निहात शरीफों की गंदगी साफ करते गुजार देती है, मगर वही माशरा उसे कभी कबूल नहीं करता। उसे कचरा तस्वुर किया जाता है, इसे काबिल नफरत, घनावना किरदार समझा जाता है। वो समाजी रवायात भी निभाती है, मजहबी त्योहारों में भी भरपूर शिरकत करती है, लेकिन कभी कबूलियत का दर्जा नहीं पाती। चूँकि ये लोग बाइयों से जब कन्वर्ट हुए प्रोस्टिट्यूट के ऊपर, तो डॉक्टर इनको एक्सेप्ट नहीं करता था, इनको अपनी क्लिनिक्स में आने नहीं देता था। एट द एंड इन्होंने, चूँकि हमारे बड़े बताते हैं कि ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट यूज़ होती थी वो टोंगा होता था, तो टोंगे के ऊपर ये जाते थे। तो यहाँ तक कि इन भाइयों के साथ कोई टांगा शेयर भी नहीं करता, तो मेरी सालम टांगा करवाती थी और उस टांगे के आगे पर्दा होता था। आज हीरा मंडी ना तो बाजार हुस्न है और ना ही कोई दिलकश जगह। ये तो पामाल रूहों और जिंदा जिस्मों का कब्रिस्तान है। अगर आज हीरा मंडी नफरत के काबिल है, तो ये माशरा उससे कहीं ज्यादा काबिल नफरत बन चुका है, क्योंकि आज पूरा समाज इस बाजार से कहीं ऊंचे दर्जे की मंडी बन चुका है, जहां सब कुछ बिकता है, जमीर, रूह, ईमान। और इन्हें बेचना यकीनन जिस्म बेचने से कहीं ज्यादा गलीज और घनावना काम है। ये सब काम वो कर रहे हैं जो शरीफ बने फिरते हैं, और इनमें से कई शरीफ ऐसे हैं जिनके दामन ऐसे बाजारों की छींटों से आलूदा है। इस गलीज दुपट्टे नाल बड़े लोगों दी, बड़े शुरफा दी इज्जत बनती है, इन्हों ना खोलना। यानी कि कितने लोगों का पर्दा उन्होंने रखा। वालिदैन को कहें अपनी बेटियों को बिछाने और यहाँ से देखो, बापा नू कहो कि अपनी तियां नू सियानन ते ले जाओ।